चलिए सर, तो ये हमारी जो है पार्टनरशिप की क्लास चल रही है, जो कि 3 बजे से लेके 4:30 के बीच में है। इसमें हमने शुरू में 10 क्वेश्चन लिखवाए थे और उसमें आज हम तीसरे क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, फर्म के इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले हम जो आपको हमने कल पढ़ाया था क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसके बारे में आपसे कुछ सवाल जवाब करेंगे। यहाँ तक ठीक है? दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे थे? चलिए, तो सर कल का जो टॉपिक था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, उसमें सामान्य तौर पे 39 से लेके 44 इन सेक्शनों का हवाला दिया गया है, ये मैं बोलना चाह रहा था। अब आपने बताना है साबिया जी कि पार्टनरशिप एक्ट बिल की डिसोल्यूशन का सेक्शन नंबर कौन सा है? साबिया जी बताइए। यस सर, पार्टनरशिप एक्ट बिल को खत्म करने वाला सेक्शन कौन सा है? सर सेक्शन वो है 13 सर, 39 है क्या? 39 से तो शुरू है बेटा। बताइए अक्षिका। अक्षिका जी बताइए। हर्ष बताओ। 43 सर। 43। तो 43 सेक्शन है जिसमें पार्टनरशिप एट विल वाली पार्टनरशिप को कैसे खत्म किया जाए उसका तरीका उसमें बताया गया है। क्या तरीका बताया अक्षिका? सर पहले विल की उसमें आप जिसको भी पार्टनरशिप एंड करनी है तो सामने वाले जितने भी पार्टनर्स हैं उनको नोटिस दे दो और उसके बाद उनमें इंटेंशन बता दो कि वी हैव टू एंड अप द पार्टनरशिप। तो उसमें पहला तो ये है बाय गिविंग द नोटिस टू पार्टनर इन द फर्म। सर मेरी वॉइस नहीं आ रही क्या? आ रही है, आपकी फोटो नहीं आ रही वैसे। ओके सर, एक मिनट सर। फिर उसके बाद सर जैसे और उसके बाद दूसरा वाला मेरे को नहीं पता है सर, एक और भी है इसमें। और उसमें हाँ एक चीज हो रहा है कि अगर उसके अंदर डेट मेंशन नहीं है, शायद यही वाला है उसके अंदर, अगर डेट मेंशन नहीं है जिस दिन नोटिस दिया है उस दिन को मान लेंगे, या फिर डेट मेंशन करी गई है, अगर जिस नोटिस देने के टाइम पे डेट मेंशन करी है तो उस दिन से मान लेंगे। अगर मेंशन नहीं करी है तो जिस दिन से हमने नोटिस प्रोवाइड किया है दिया है तो उस दिन से वो खत्म मानी जाएगी। तो जिस दिन से नोटिस उनको पहुंचा है तो अब से वो मानी जाएगी। ठीक है। खान खा जी क्या हाल है? जी सर बढ़िया। बताइए डिसोल्यूशन बाय कोर्ट कौन सा सेक्शन है? सर आई थिंक 49 अराउंड था। 49 कहाँ पहुंच गए? दोबारा रिकॉल करो, एक टाइम रिकॉल करो। बोलो संदीप। सर 44 है। सर 44। 44 है, वेरी गुड। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन सर्टेन कंटीजेंसी, बोलिए संदीप। 42 सर। 42 कंपल्सरी डिसोल्यूशन, खान जी। सेक्शन कंपल्सरी डिसोल्यूशन बताइए हर्ष। सर 42। है 42 तो अभी बताया है संदीप ने। 41। 41 डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, खान जी।
अक्षिका सर सेक्शन 40 40 और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 39। 39। तो ये हमने 39 टू 44 तक आपसे बोला है। अब इसमें कोई एक ग्राउंड बताइए जो फर्म को डिजोल्व करते हो बाय कोर्ट। संदीप जी। और इसमें एक ग्राउंड जस्ट एंड इक्विटेबल का है जिसके बिहाफ पे वो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी बाय कोर्ट। चलिए सभ्या जी आप बताइए कोर्ट के द्वारा पार्टनरशिप को खत्म करने का एक ग्राउंड। यस सर। सर बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलिए सभ्या जी। यस सर, मे बी सर वो हो सकता है। बोलो हर्ष एक ग्राउंड। सर पर्सन अगर पार्टनर अनसाउंड माइंड हो जाता है उस वो ग्राउंड हो सकता है सर। यस सर। बोलो सिमरन। फैकल्टी मिसकंडक्ट। सर एग्रीमेंट का सर ब्रीच होने से भी हो सकता है। बस बस एक ही बोलना था मैं। खान जी आप बोलिए कोई एक ग्राउंड। सर जस्ट एंड इक्विटेबल। ये पहले हो चुका। और बोलो। कैरीड ऑन। सॉरी। सर कैरीड ऑन सेव एट लॉस करके है, या फिर हाँ वेरी ट्रांसफर दी गुड। होल ऑफ आप इंटरेस्ट। कंटिन्यूइंग लॉस भी बोल सकते हो वर्ड। फर्म कंटिन्यूअसली फॉल इन लॉस। कोई और रह गया सहायक। सर किसी पार्टनर ने अपना पूरा इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर ऑफ होल इंटरेस्ट। हाँ ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे पार्टनर को। दूसरे पार्टनर को नहीं, थर्ड पार्टी को, तो भी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। और कोई रह गया हर्ष। सर परमानेंट इनकैपेसिटी ऑफ पार्टनर। हाँ परमानेंट इनकेपेबल। तो 7 ग्राउंड। अनसाउंड माइंड, परमानेंट इनकेपेबल, उसके बाद जो है गिल्टी कंडक्ट, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, उसके बाद लगातार लॉस, उसके बाद इंटरेस्ट को ट्रांसफर करना, जस्ट एंड इक्विटेबल। कोई रह गया इसमें नहीं। उसके बाद पार्टनरशिप एट विल होती क्या है खान जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एट विल। सर जब कॉन्ट्रैक्ट एंड हो जाता है उसके बाद भी अगर आप पार्टनरशिप कंटिन्यू रखते हो वो होता है। नहीं बेटा ये तो मैंने बोला कि ये तो अगर आपने कोई पर्टिकुलर पार्टनरशिप करी एक विशेष टाइम के लिए और टाइम के बाद भी आप उसको कंटिन्यू करो तो उस पार्टनरशिप का नेचर बदल जाएगा। जो पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी वो बदल के बन जाएगी पार्टनरशिप एट विल। बट मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एट विल। सहायक बताओ। हर्ष बताओ। सर पार्टनरशिप एट विल का मतलब है जब तक पार्टनर चाहे तब तक वो पार्टनरशिप में रह सकते हैं। बोलो अक्षिका। सर पार्टनरशिप एट विल के अंदर ये होता है बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ड्यूरेशन एंड डिटर्मिनेशन इज नॉट मेंशन्ड। हाँ हमने बार बार बोला है पार्टनरशिप एट विल में 2 डी का याद रखना है। Such partnership in which there is a no duration regarding the business and or no determination for dissolution of partnership. That means that partnership is partnership at will. यहाँ तक ठीक आदित्य। ठीक है आदित्य जी यहाँ तक। जी सर।
सैटर्न कंटीजेंसी में क्या आएगा अदिति? सर अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है या फिर अगर बेस्ड ऑन हैपनिंग ऑफ इवेंट, कंटिजेंसी का मतलब होता है, तो उस इवेंट में कॉन्ट्रैक्ट वो पार्टनरशिप खत्म हो जाता है, डेथ हो जाता है, या डेट वो देते कि इतने टाइम तक हम काम करेंगे, वो खत्म हो जाता है, या फिर इंसॉल्वेंसी में भी हो सकता है। दो और बच गया अभी, एक दो चेक करिए सहायक माइक को। अदिति और ग्राउंड भी है बेटा। कुछ घटना है जिसपे कि पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, बोलिए सिमरन। सर जो पार्टनर की डेथ हो जाए या फिर कोर्ट के थ्रू भी पार्टनरशिप एंड वो डिसॉल्व हो सकती है, या फिर जब फर्म की एक पर्टिकुलर अंडरटेकिंग या एडवेंचर के लिए बनी और वो कंप्लीट हो जाए तब हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी, या फिर एक पर्टिकुलर टर्म के लिए वो कॉन्स्टिट्यूट करी गई हो और उस टर्म के कंप्लीट होने के बाद भी वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। चलिए आपने सबने बता दिया मिक्सा। समराइज करते हैं कि पार्टनरशिप सैटर्न कंटीजेंसी पे कब खत्म होगी। तो 4 वर्ड बोलना अदिति। पहला, टाइम पूरा हो गया हो। दूसरा, काम पूरा हो गया हो। तीसरा, पार्टनर की मृत्यु हो गई हो। चौथा, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया हो। ठीक है, यहां तक संदीप बोलो। सर इसमें आपने केस लिखवाया था इनकम टैक्स कमिश्नर वर्सेज शुगर गोविंद शुगर मिल वाला, सेठ हाँ, गोविंद हाँ, शुगर मिल वाला, जो पार्टनर की डेथ ठीक है। से रिगार्डिंग था ये। हाँ ठीक है, ऐसे याद रखा जा सकता है हमारा। बोलिए। नहीं, ये गलती से हो गया था क्लिक। हाँ तो चलिए सर, बोलिए अक्षिका। Sir, please can you repeat the case law? कमिश्नर इनकम टैक्स वर्सेस सेठ गोविंद राम सेठ शुगर मिल। गोविंद शुगर मिल। चलिए, तो उसके बाद कंपल्सरी डिसोल्यूशन में बताइए खान जी क्या होता है। सर कंपल्सरी डिसोल्यूशन व्हिच मींस कि जो डिसॉल्व टाइम पीरियड से सब डिसॉल्व हो जाती है। नहीं भाई, कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब हो जाएगी आदित्य सर जब बताओ। इंसॉल्वेंट हो जाते हैं वो एक था पहले पार्टनर ग्राउंड पर, अब वो हटा दिया गया। बोलिए अदिति। उसे हटा जैसे कि सर अगर आप पार्टनरशिप कर रहे हैं इन रिगार्ड्स टू अनलॉफुल एक्टिविटी, तो उस केस में वो कंपल्सरी रिजोल्यूशन हो जाता है। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हो, अनलॉफुल एक्ट कर रहे हो, अनलॉफुल का कोई बिजनेस कर रहे हो, तो उस केस में आपका पार्टनरशिप को कंपल्सरी डिसॉल्व माना जाएगा। और अगर इसमें ऑप्शनल हो तब क्या सिचुएशन होगी सिमरन जी? बोलो। सर अगर बिजनेस जो फर्म है वो एक साइड पे हमारा लॉफुल बिजनेस कैरी कर रही है और एक साइड पे अनलॉफुल कैरी कर रही है, तो जो अनलॉफुल होगा वो हमारा डिसॉल्व हो जाएगा और जो लॉफुल बिजनेस होगा वो हमारा कैरी रहेगा। ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अदिति 2 तरह का काम कर रही है, एक लीगल एक इलीगल, तो फर्म जो कंपल्सरी डिसॉल्व होनी चाहिए थी वो कंपल्सरी डिसॉल्व मानी जाएगी सिर्फ अनलॉफुली बिजनेस के लिए। जो लॉफुल बिजनेस है उसके लिए वो अभी कंटिन्यू मानी जाएगी। डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, इसमें क्या आएगा हर्ष? सर इसमें म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है सभी पार्टनर्स के बीच में कि वो अपनी मर्जी से पार्टनरशिप फॉर्म में क्लोज करना चाहते हैं, बेसिकली म्यूचुअल एग्रीमेंट है। तो डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट में 2 चीज आएगी, या तो कंसेंट या कॉन्ट्रैक्ट। सभी पार्टनर की कंसेंट हो या उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हो। बोलो संदीप।
सर एक मैं इसमें पुराना कोई पार्टनरशिप का एक्ट है वो पढ़ रहा था, वेयर एक्ट। उसमें सर सूट फाइल आफ्टर 3 year एग्जीक्यूशन ऑफ डिसोल्यूशन डीड फॉर रिडेंशन ऑफ अकाउंट इज बार बाय लिमिटेशन। इसमें क्या सवाल क्या है क्या कहना चाह रहा है ये? सर? वो तो आपको पता है, ये मैं कैसे 3 बोल साल सकता का। हूँ? मेरे को पोस्ट करो ना। ठीक है सर, मैं पोस्ट करूंगा थोड़ी देर में, क्लास हाँ, कंप्लीट होने के बाद। तो सर मेरे को पोस्ट करोगे? ऐसे तो मैं आपने क्या पढ़ा है मैं नहीं बता पाऊंगा चीजों को। चलिए, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का क्या मतलब है आदित्य जी? सर इसका मतलब होता है कि पूरा पार्टनरशिप जो सारे पार्टनर्स होते हैं वो उनका फर्म जो होता है वो डिसॉल्व होता है। इसका मतलब यही होता है कलेक्टिवली। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप टू ऑल पार्टनर, मीनिंग जी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है अक्षिका? चलिए, तो सर आज हम एक दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, जिसमें हमने इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन का ये कंसेप्ट है। इससे पहले हम आपको इसका एक इंट्रोडक्शन भी बताएंगे कि ये तो सवाल है कि अगर रजिस्ट्रेशन ना कराओ तो उसका क्या इफेक्ट होगा, पर पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। ठीक है यहां तक हर्ष? तो सर ये रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म, ये आपका चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 7। तो ये चैप्टर 7 है जो कि शुरू हो रहा है 56 से लेके 71। हमने इसके लिए जो पढ़ना है सेक्शन, वो 57 से 56 से सॉरी 59, और फिर मेन क्वेश्चन जिसका मैंने लिखवाया भी है वो एक ही सेक्शन है, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। जबकि एक सेक्शन 70 ये इस चैप्टर में हमने पढ़ने हैं अदिति जी। जहां तक हम चैप्टर 7 की बात करें तो चैप्टर 7 जो बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स की, यहाँ तक ठीक है अदिति? इसमें जो पहला सेक्शन है 56, ये बात कर रहा है कि किस चैप्टर को पूरे प्रदेश में कहीं जगह पे इस चैप्टर के प्रावधान को लागू करने से रोका जा सकता है। कौन रोकेगा इसको? हाँ बोलो समथिंग। सर आपकी वॉइस बार बार कट रही, जैसे कट रही है, या फिर आपकी थोड़ी सी स्पीड जैसे X1 या X2 पे कुछ क्लिक हो रहा होगा जिसकी वजह से फास्ट जा रही है स्पीड। हर्ष से आ रही है कुछ? सर आपको शायद रिज्वाइन करना पड़ेगा सर, आपका थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है अभी कुछ। करते हैं।
मेरी आवाज आ रही है हर्ष? अदिति, मेरी आवाज आ रही है? संदीप? जी सर, आ रही है। ठीक है, हाँ सर, आ रही है सर आवाज ठीक है सर सर, आपकी। ठीक है। तो सर पहला सेक्शन ये कहता है कि सरकार के पास, सरकार कौन सी? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है फर्म को रजिस्ट्रेशन करवाने वाले इस चैप्टर को सारा प्रावधान को चाहे तो वो पूरे राज्य में या राज्य के किसी पार्ट में लागू होने से मना कर सकता है। क्या कहना चाह रहा है कि पार्टनर जब पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, और उसका रजिस्ट्रेशन ना करवाओ तो उसका क्या इफेक्ट होगा। इस पूरे चैप्टर को अगर यूपी गवर्नमेंट ऐसा ठीक समझे तो वो ये कह सकती है कि ये चैप्टर पूरे उत्तर प्रदेश में, रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म वाला चैप्टर कह रहा हूं अदिति, ये यूपी में लागू नहीं होगा, फर्म के रजिस्ट्रेशन की जरूरत ना है। या यूपी गवर्नमेंट अगर ठीक समझे कि वो कहे कि भाई गोरखपुर में, पूर्वांचल में, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या बुंदेलखंड में, इनमें जो है इस एक्ट का ये चैप्टर अप्लीकेबल ना होगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अदिति पावर है, वो चाहे तो इस चैप्टर की अप्लीकेबिलिटी को मना कर सकती है। कैसे? बाय गिविंग नोटिफिकेशन। ये ठीक है यहां तक पहला सेक्शन हर्ष? दूसरा, अगर रजिस्ट्रेशन का, फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा जो फर्म का, पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन करेगा। क्या डिपार्टमेंट मैनुअल रजिस्ट्रेशन करेगा या ऑटोमेटिक सब अपना आप हो जाएगा? नहीं, उसके लिए हमें अफसर जो है वो अपॉइंट करने पड़ेंगे। तो उस अफसर का नाम क्या है? उस अफसर का नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, जिसको कौन अपॉइंट करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। और सरकार के द्वारा अपॉइंट किए गए ऐसे अफसर को क्या हम पब्लिक सर्वेंट कहेंगे? खान जी, अदिति? जी सर, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट कहेंगे। और पब्लिक सर्वेंट रफे इस्लाम कौन से एक्ट में डिफाइन है? आईपीसी अंडर सेक्शन याद नहीं आ अदिति? रहा। सर 21 था। तो ऐसा रजिस्ट्रार ऑफ फर्म जो कि पब्लिक सर्वेंट कहलाएगा, जैसे आईपीसी का सेक्शन 21 में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो बात करता है एप्लीकेशन की। रजिस्ट्रेशन के लिए
आपको रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के यहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने पड़ेगा मतलब पूरी फाइल बना के उस ऑफिस में पर्सनली या पोस्ट के जरिए वो फाइल भेजनी पड़ेगी, जिसमें आप मिलकर पार्टनर प्रॉफिट के लिए कोई बिजनेस करना चाहते हो जिसको आप सभी चलाएंगे, या आप जो है औरों के ब्याह पर उस बिजनेस को चलाएंगे। उसमें एक ले सारे इंडिविजुअल सारे वो पार्टनर कहलाएंगे, कलेक्टिवली फर्म कहलाएगी, और जिस नाम से आप एप्लीकेशन लगाओगे वो फर्म नेम कहलाएगी। तो सर रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप पार्टनरशिप फर्म के रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास अदिति जी, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आया और उसने कहा कि हम एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर्ड करवाना चाहते हैं, तो बताइए आप कैसे रजिस्टर्ड करवाओगे? सर उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा, जैसे कि फॉर्म का नाम क्या है, कहाँ पे आप करना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो, वो सब एक डॉक्यूमेंट बना के हम रजिस्ट्रार को भेजेंगे उनके प्लेस ऑफ बिजनेस जहाँ पे वो सिचुएटेड है, तो वहां पे हम डिलीवर करवा सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट। और उसके बाद अक्षिका आप बताइए, जब आप फर्म रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो क्लाइंट के ब्याह पर, तो आप पार्टनरशिप में क्या क्या लिखोगे, क्या क्या देखोगे, क्या क्या फॉर्मेलिटी करोगे? सर जैसे उसमें फर्म का पहले नाम लिखा जाएगा, कहाँ पे है, किस में क्या बिजनेस है उनका, वो सारी चीजें। फिर उसके बाद कितने पार्टनर्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। फिर लास्ट में वेरीफाई करने के लिए सारा कुछ बना के उसके अंदर जितने भी पार्टनर्स हैं उसको वेरिफिकेशन के लिए उनको अटेस्टेड मतलब उनका सिग्नेचर होगा। और कुछ हर्ष? एक दो चीजें हो रहा है शायद इसमें। सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ पार्टनर्स भी लिखेंगे, उसके अंदर मेंशन करेंगे। अच्छा, और संदीप? सर उस फर्म का जीएसटी। ठीक है, और तो सर जब आप वकील हो हर्ष, और आपके पास कोई क्लाइंट आया कि हमारे एक पार्टनरशिप डीड बना दीजिए और एक जो है उसको रजिस्टर करवा दीजिए, तो आप जैसा आदित्य ने बोला, अक्षिका ने बोला, आपने बोला कि हम उसकी जितने कितने वो व्यक्ति पार्टनर बनना चाहते हैं, क्या काम करना चाहते हैं, कितने समय के लिए काम करना चाहते हैं, कैसे उसको खत्म करने का तरीका होगा, क्या वो पार्टनरशिप एट विल है, क्या वो पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, या वो जनरल पार्टनरशिप है। फिर उसके बाद जो है उसमें कौन क्या काम करेगा, इमरजेंसी में कौन क्या काम करेगा, अगर कोई झगड़ा हो गया तो उसका निपटारा कहाँ किया जाएगा, सबकी ड्यूटी क्या क्या रहेगी, अगर आपस में कोई झगड़ा हुआ तो उसको कौन डिसाइड करेगा। कहना चाहता हूं मैं कि सबका रोल बताया जाएगा, सबका रोल लिखा जाएगा, काम करने के दौरान भी, झगड़े होने के दौरान भी, और सभी पार्टनर्स के, सभी व्यक्तियों के नाम, पते, एड्रेस, सिग्नेचर, फोटो, आइडेंटिटी, वो सारा चीज भी लिखा जाएगा। फर्म का प्रॉपर एड्रेस, हेड ऑफिस, ब्रांच ऑफिस, वो सारी बातें भी लिखी जाएगी। बोले खान जी।
सर प्रॉफिट और लॉस का रेशियो भी तो लिखा जाता है। सॉरी, सर प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होता है पार्टनर्स का, सर वो भी तो मेंशन किया जाता है। मैंने तो मना नहीं किया सर पूछ रहे हैं। मैम, ये पार्टनरशिप इज टोटल डिपेंड ऑन एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में ही तो मेंशन होता है ना कि कौन कितना परसेंटेज देगा और मैंने उसके बोला अकॉर्डिंग ना, कितना परसेंटेज। ये एग्रीमेंट है, अनलॉफुल ना होना चाहिए, फ्री जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। उसके बिना, सर। उसके अलावा आप कितना प्रॉफिट लेंगे, नहीं लेंगे, कौन काम करे, क्या करेगा, नहीं करेगा, ये तुम्हारे ऊपर है ना सर खान जी। ये मैं बोलना चाहता हूं, बशर्ते कि वो अनलॉफुल ना हो, और कोई भी आपने एग्रीमेंट करा खान जी, वो फ्री कंसेंट से कराओ, दैट्स इट। बाकी सारी बातें लिखी जाएगी जो आप बोल रहे हो। ठीक है यहां तक खान जी? सर जी ठीक है। 4:30 ठीक है यहां तक आदित्य? चलिए, उसके बाद इसमें एक पॉइंट और रह गया हमारा, फर्म का नाम आप लिख सकते हो, पर उसमें आप जो शाही नाम है ना, वो नहीं लिख सकते फर्म के नेम के तौर पर। इसमें कुछ वर्ड दिए गए हैं, क्राउन, एम्परर, एम्प्रेस, एम्पायर, इंपीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, ऐसे। ये नहीं, ये भी और ऐसे भी, कोई भी आप ऐसे वर्ड का यूज नहीं कर सकते फर्म नेम के तौर पर। कब तक? जब तक सरकार की रिटर्न कंसेंट, परमिशन आपने ना लियो खान जी। अब उसके बाद जो इफेक्टिव डेट है रजिस्ट्रेशन की, वो आपकी जब आपने पूरा डॉक्यूमेंटेशन रजिस्ट्रार को भेज दिया और रजिस्ट्रार ने वेरिफिकेशन करके उसकी एंट्री अपने रजिस्टर में कर दी, तब से उसका रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट थे जो मैंने रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म के मामले में इंट्रोडक्टरी थे। यहां तक ठीक है हर्ष? अब उसमें एक सेक्शन जो इसका कंसेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे। लक्षित जी क्या हाल है? कहाँ से हो सर? जयपुर से। जयपुर। चलिए, प्रिपरेशन प्रैक्टिस, प्रिपरेशन। कोई पेपर दिया अभी रिसेंटली? जी सर। कोई एग्जाम दिया अभी रिसेंटली? जी सर। कौन सा? आरजेएस। आरजेएस, तो इसका मेंस तो हो लिया? जी सर। चलिए, मेंस दिया है? जी सर। ठीक है सर, बधाई हो। तो सर अभी हम बात कर रहे हैं, जो क्वेश्चन आपको लिखवाया था, इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन। माइक म्यूट करिए। तो आदित्य जी, खान जी, इसमें आपने पहले 3 वर्ड को पकड़ना है। पहले 3 वर्ड कौन से 3 वर्ड है बेटा? पहला वर्ड है सूट, दावा।
दूसरा वर्ड है सेट ऑफ, और तीसरा वर्ड है अदर प्रोसीडिंग। दावा या सेट ऑफ या अदर प्रोसीडिंग। अभी हम पहला पॉइंट शुरू करेंगे दावे से। तो दावे के लिए इन्होंने कहा कि अगर आपको पार्टनर के तौर पर दावा डालने का राइट आपको मिला, अदिति, कहां से मिला ये राइट आपको? पार्टनरशिप एक्ट से। कहां से मिला अदिति? सर उनको तो कॉन्ट्रैक्ट से मिलेगा ना, राइट टू सू। वो एक तो कॉन्ट्रैक्ट से मिला, या तो आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करा, जी। या आप पार्टनर बन गए थे और दूसरे पार्टनर ने आपके साथ बेईमानी कर दी। तो राइट कहां से मिला फिर आपको अदिति? सर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से। तो सर अगर आपको राइट मिला है या तो इस एक्ट के तहत, मतलब पार्टनरशिप एक्ट, या मिला आपको राइट किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो आप जो है फर्म के खिलाफ या पार्टनर के खिलाफ जब तक केस फाइल नहीं कर सकते, जब तक जिस फर्म के साथ आप पार्टनर थे वह फर्म रजिस्टर्ड ना हो और आपका नाम उस फर्म में एज ए पार्टनर ना हो। जिस फर्म के खिलाफ आप केस करना चाहते हो, जिसके आप मेंबर थे, जिस पार्टनर के खिलाफ आप केस करना चाहते हो जो आपके साथ पार्टनरशिप में था, आप वो केस नहीं कर सकते। जो राइट आपको या तो इस एक्ट ने दिया या आपने उस फर्म या पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, जब तक कि वो फर्म रजिस्टर्ड ना हो और आपका नाम उसमें या तो पार्टनर है ना या रहा ना, तो या तो आपका नाम होना चाहिए था सॉरी, या था अब नहीं है, मतलब, या आपका नाम अभी है। तो जब तक आपका उसमें नाम ना है या था तो आप केस नहीं कर सकते हो। ठीक है अर्श, यहां तक है? सर आप ये कह रहे हैं कि वो पार्टनर नहीं है, वो थर्ड पर्सन बन गया, वो केस नहीं कर सकता क्योंकि पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। हाँ, अगर पार्टनरशिप, मान ले आप पार्टनरशिप में पार्टनर थे या हो, तो ये दोनों चीज होनी चाहिए आपके पार्टनरशिप डॉक्यूमेंट में, प्लस पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, पहली बात। और उस पार्टनरशिप डीड में आपका नाम या तो अभी भी पार्टनर के तौर पे हो और फिर आप उस फर्म के खिलाफ केस कर रहे हो, या उस फर्म के पार्टनर के खिलाफ केस कर रहे हो, या उन्होंने आपको एक्सपेल कर दिया, एक तरह से मान लो आपका नाम था लेकिन उन्होंने बाहर कर दिया। तो ये दो चीज में से एक होनी चाहिए, तो ही आप केस कर पाओगे, नहीं तो आप केस नहीं कर पाओगे। ठीक है, यहां तक पढ़िए खान जी। सर कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 69। 69 का फर्स्ट क्लोज। आदित्य जी मैंने इसमें ईच एंड एवरी वर्ड बता दिया है। अब खान जी पढ़ेंगे तो आपने ये देखना है जो हमने बोला है वो इसमें कहाँ लिख रहा है। ठीक है अक्षिका, पढ़िए।
Section 69, effect of non-registration. Clause 1, no suit of enforce a right arising from a contract on conferred by this act shall be instituted in any court or by or on behalf of any person suing as a partner in a firm against the firm or any person alleged to be or to have been a partner in the firm unless the firm is registered and the person sues is or has been shown in the register of firms as a partner in the firm. ठीक है हर्ष, यहाँ तक? सर मतलब कि वो थर्ड पर्सन बन गया, बट एज अ थर्ड पर्सन तो कर सकता है ना वो फाइल केस? थर्ड पर्सन नहीं बना सर इसमें अभी। सर वो निकल गया, पार्टनरशिप फर्म से निकाल दिया जैसे आपने बताया, तो वो तो थर्ड पर्सन ही बन गया ना? नहीं, पार्टनर था ना, या तो अभी पार्टनर है या उसको पार्टनर के तौर पे वो रिटायर हुआ या पार्टनर के तौर पे उसको एक्सपेल किया गया, वो तो सेपरेट सिचुएशन है, पर उसका पार्टनरशिप से लेने देने तो था ना। थर्ड पर्सन तो वो है जिसका स्टेटस कभी भी किसी भी एंगल पे पार्टनर का ना हो, वो है थर्ड पर्सन तो सर। ये तो अपनी पोजीशन को रिसिस्ट कर रहा है, ये तो अपनी पोजीशन को मांग रहा है ना, अब जी मेरे को पार्टनर बनाओ, मैं था, इन्हें जबरदस्ती निकाल दिया, या मैं रिटायर हो गया और इन्होंने अकाउंट मेरे को शेयर कम दिया जबकि मेरा शेयर ज्यादा बनता था, मेरा शेयर तो ज्यादा बनता था पार्टनरशिप में, मैं रिटायर हो गया, इन्होंने मेरे को 1 लाख रुपए दिया, बनता था 5 लाख रुपए, तो मैं जब भी दावा कर पाऊंगा जब वो फर्म भी रजिस्टर्ड हो और मेरा नाम उस फर्म में कभी था, हालांकि अब मैं रिटायर हो लिया, तो हम इसको थर्ड पर्सन नहीं बोल सकते हर्ष। चलिए ठीक है आदित्य, यहां तक? चलिए, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इस्लाम जी कि कोई फर्म वो जो है किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकती, ना तो पार्टनर फर्म के खिलाफ केस कर सकता है और ना ही फर्म वो थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकती है। कब तक? जो फर्म थर्ड पर्सन के खिलाफ केस कर रही है उसको पहले रजिस्टर्ड होना चाहिए, तभी वो केस कर सकती है, अन्यथा वो केस नहीं कर सकती। तो फर्म को रजिस्टर्ड होना चाहिए, जब वो थर्ड पार्टी से कोई चीज डिमांड कर सकती है, कोई कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बोल सकती है हर्ष, अगर उसकी फर्म रजिस्टर्ड होगी तब, प्लस फर्म के ब्याह पर जो दावा डाल रहा होगा उसका नाम भी फर्म के पार्टनर के तौर पे है या रहा हो, तभी वो फर्म ऐसे पार्टनर के थ्रू जो पार्टनर था या है वो दावा डाल सकती है। ठीक है यहां तक आदित्य जी? चलिए पढ़िए संदीप जी। No. Section 69, effect of non-registration. Clause 2, no suit to enforce a right arising from a contract shall be instituted in any court by
or on behalf of a firm against any third party unless the firm is registered and the person suing are or have been shown in the register of the firm as a partner in the firm. तो ये इसमें सर यही दोनों कह रहा है सेक्शन कि अदिति, ये दोनों सेक्शन अदिति खान जी, क्या ये सेट ऑफ की बात कर रहे हैं? क्या ये अदर प्रोसीडिंग की बात कर रहे हैं? क्या ये किसी दावे की बात कर रहे हैं? खान जी, बोलिए। Yes, sir. The persons used are all have been shown in the register of firm as partner of the firm. Yes, sir. क्योंकि दावे की बात कर रहा है क्योंकि तो सर ये 69 रूल 1 अदिति, 69(2) अक्षिका, both the section speak about filing a suit, but the subsection 3rd speak about set off or other proceeding regarding the registration of firm. आप कोई सेट ऑफ की प्ली नहीं ले सकते अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना हो और आपका नाम उसमें पार्टनर के तौर पर रहा या है ना है। ना ही आप कोई और कार्रवाई कर सकते हो अदिति, हर्ष, अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना हो और आपका नाम उसमें एज ए पार्टनर ना रहा हो। तो सेट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए, मैं भी एक फर्म हूं हर्ष और आप भी एक फर्म हो, मैंने आपसे 10 लाख रुपए लिए उधार और मैंने बीच में बिजनेस में 2 लाख रुपए आपको दे दिए, बाकी पैसा मैं आपको नहीं दे रहा। आप क्या करेंगे हर्ष? सर सूट डालेंगे बाकी पैसों के लिए। आप तो मान ही ना रहे ना 2 लाख को, आप तो 10 लाख के लिए सूट डालोगे ना भाई। तो सर बाकी के लिए 8 लाख के लिए सेट ऑफ करा लेंगे। आपने दावा डाला 10 लाख के लिए कि भाई मेरे 10 लाख रुपए दो। आपका दावा कब चलेगा? आपका दावा जब चलेगा जब आप ये प्रूव कर दो कि आपकी फर्म रजिस्टर्ड है और जिसके थ्रू आप दावा कर रहे हो उस व्यक्ति का नाम आपकी फर्म में एज ए पार्टनर था या है। यहां तक क्लियर है? अब मैं जो आपको 2 लाख रुपए दिया उसको एडजस्ट करवाना चाहता हूं, जबकि मेरी फर्म रजिस्टर्ड ना है। क्या 2 लाख रुपए एडजस्ट हो जाएंगे हर्ष? सर नहीं होंगे उसके। क्यों? सर वो रजिस्टर्ड नहीं है ना सर। तो सर इन्होंने कहा न केवल हर्ष का दावा अगर इनकी फर्म रजिस्टर्ड ना है तो, बल्कि सेट ऑफ मतलब मेरी जो मैंने कुछ पैसे दे रखे थे 2 लाख रुपए 4 लाख रुपए, मैं कहता कोर्ट से सर इनको एडजस्ट कर लो। हर्ष बोलेगा जी सेट ऑफ नहीं अप्लाई होगा। मैं बोलूंगा क्यों? ये बोलेंगे जी इनकी फर्म रजिस्टर्ड ना है और जिनके थ्रू ये दावा कर रहे हैं ना उसका नाम पार्टनर के तौर पर था या है। तो कोर्ट इनकी बात मान लेगा और मेरे पैसे एडजस्ट नहीं होंगे। संदीप सर मेरा क्वेश्चन ये है, यदि पेमेंट 1 नंबर में की हुई हो, बैंक ट्रांजैक्शन के थ्रू की गई हो, तो तब अरे वो इसमें करवा सकता है उस नंबर केस क्या में? करेगा?
भाई इसमें 1 नंबर 2 नंबर क्या करेगा, ये कंसेप्ट अलग है। आप कहाँ 1 नंबर 2 नंबर में घुस गए ओके सर। सर? ये 1 नंबर 2 नंबर का तो इस कंसेप्ट से कोई लेना देना नहीं है भाई। सर हम ये कह रहे हैं तू Yes, sir. दावा जब डालेगा जब तेरी फर्म रजिस्टर्ड है। अब इसमें 1 नंबर 2 नंबर कहाँ से आ गया? मैं कह रहा हूं कि मैं अपना पैसा एडजस्ट जब करवाऊंगा जब मेरी फर्म रजिस्टर्ड है। सिंपल यहां तक। अब ये 1 नंबर 2 नंबर कहां से आ गया इसमें, बताओ? सर मेरा कहने का मीन्स ये था कि यदि अमाउंट हमने दिया है वो चेक के थ्रू या फिर किसी और मोड के थ्रू दिया है, तो उस केस में फिर ये तो क्लेम तो वो उसका तो करे। कनेक्शन ही नहीं है ना। उसका तो कोई कनेक्शन, चार चार गवाह के सामने दे दे तू। सर 10 ओके गवाह के सामने दे दे, तेरी फर्म रजिस्टर्ड ना है, यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू रिकवर सच अमाउंट इन ओके पार्टनरशिप सर। एक्ट। इन पार्टनरशिप एक्ट एज ओके ए पार्टनर, एज ए फर्म, अगर 10 गवाह के सामने भी आप मैं पैसे दे दूंगा लेकिन मेरी फर्म रजिस्टर्ड ना है, तो एज ए फर्म मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता सर। हाँ वैसे आपका पैसा दिया है उसको वैसे रिकवरी करवाओ, सूट फॉर रिकवरी फाइल कर दो इंडिविजुअल कैपेसिटी में, इंडिविजुअल कैपेसिटी में, दैट्स अ सेपरेट इशू। बट यू डिड नॉट फाइल अ सूट एज ए पार्टनरशिप, you did not claim set off as a partnership unless until your firm is registered and the person's name in the partnership firm, in the registrar of firm। ये मैं बोलना चाहता हूं सर। चलिए सर, उसके बाद ये तीसरा पॉइंट है, पढ़िए दिखा इसको आदित्य, ना अक्षिका जी, सॉरी अक्षिका। Yes, sir. Subsection 3. The provisions of subsection 1 and 2 shall apply also to the claim of set-off or other proceeding to enforce a right arising from a contract, but shall not affect बस इतना इतना ही मैम, इतना ही। तो सर इन्होंने कहा अदिति, मैंने शुरू में 3 वर्ड बोले थे, सूट, सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग। रूल नंबर 1 सूट के लिए, रूल नंबर 2 वो भी सूट के लिए, रूल नंबर 3 वो सेट ऑफ और अदर प्रोसीडिंग के लिए। सेट ऑफ का मैंने अभी एग्जांपल बताया अभी, और अदर प्रोसीडिंग, इनमें भी आप जब ही कार्रवाई कर सकते हो जब आपकी फर्म का रजिस्ट्रेशन हो और जो उसको क्लेम कर रहा है वो पार्टनर के तौर पे लिखा हो। ठीक है यहां तक? परंतु 3 काम के लिए आपको फर्म के रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपकी फर्म रजिस्टर्ड ना है तो भी 3 प्रकार के दावे आप कर सकते हो हर्ष। पहला है, अगर कोई फर्म थी हर्ष, इस्लाम, संदीप, अक्षिका, आदित्य की, और उन्हें 2 साल काम करा और उसके बाद 2 साल बाद वो कोर्ट के थ्रू उसको डिसॉल्व करवाना चाहते हैं, तो उस केस में वो चाहते हैं कि फर्म डिसॉल्व हो जाए, गिल्टी कंडक्ट कर दिया, फला फला जो भी कोई ग्राउंड थे, तो उस केस में उस फर्म का रजिस्ट्रेशन ना था। तो इसका मतलब ये नहीं है हर्ष, अगर आप वो ग्राउंड प्रूव कर दो तो कोर्ट आपकी फर्म को डिसॉल्व ना करे क्योंकि उसका रजिस्ट्रेशन ना था, उसको डिसॉल्व कर देगी अगर आप कोई ग्राउंड को प्रूव कर दोगे तो।
फर्म को डिजोल्व करने के लिए फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं है इस्लाम जी, पहला पॉइंट। दूसरा, आप जो है 5 व्यक्तियों में से हमने संदीप जी को सेल परचेज का काम सौंपा हुआ था और इन्होंने सेल परचेज में बड़ा घपला कर दिया। तो आदित्य ने दावा डाल दिया कि पार्टनरशिप को अकाउंट को देखा जाए, अकाउंट को वेरीफाई किया जाए, या फर्म डिजोल्व हो गई। आदित्य ने केस डाल दिया फर्म के डिजोल्यूशन का, और ये भी बोला कि सारे अकाउंट वगैरह के बारे में चेक किया जाए ताकि सबकी लायबिलिटी और शेयर प्रॉपरली मिल सके, एज पर रूल मिल सके। तो अकाउंट के लिए कोई आप दावा डालते हैं हर्ष, तो फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी ना है। डिजोल्यूशन के लिए कोई केस डालते हैं तो फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी ना है। या फर्म की 25 ऑफिस थे, 50 किला जमीन थी, आप चाहते हो फर्म डिजोल्व हो गई तो इन ऑफिस का, इन प्रॉपर्टी का निपटारा कैसे किया जाए, इस प्रकार के दावे में भी अदिति फर्म का रजिस्ट्रेशन जरूरी ना है। ये हमने बोलना चाहा। फर्म के डिसोल्यूशन करने में, फर्म के अकाउंट के बारे में क्वेश्चन करने में, फर्म की प्रॉपर्टी को देने लेने में, फर्म के डिसोल्व होने पर, इन 3 प्रकार के केस में फर्म का रजिस्ट्रेशन का कोई लेने देना ना है। पढ़िए खान जी। तो सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 3 का बट शैल नोट क्लॉज ए क्लोज ए, लास्ट के 4 वर्ड पढ़ो इससे पहले, ए से पहले 4 वर्ड और पढ़ो। बट शैल नॉट इफेक्ट, but shall not affect the enforcement of any right to sue for the dissolution of a firm for accounts of a dissolved firm, or any right of power to release the property of a dissolved firm. रिलाइज द प्रॉपर्टी ऑफ डिजोल्व फर्म। जो फर्म डिजोल्व हो गई उसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी, इसके बारे का कोई दावा है तो सर इसमें एक केस लो है आपका जगदीश गुप्ता वर्सेस कजारिया ट्रेडर। जगदीश गुप्ता वर्सेस कजारिया ट्रेडर। इसने कहा अगर हर्ष हमने पार्टनरशिप फर्म में ये क्लोज रखा कि अगर कोई झगड़ा पार्टनर के बीच हुआ या कोई झगड़ा थर्ड पार्टी के बीच हुआ तो उसमें अक्षिका के द्वारा आर्बिट्रेशन किया जाएगा। पार्टनर में झगड़ा हो गया या थर्ड पार्टी के साथ झगड़ा हो गया तो उसमें कोर्ट हम जाने लग गए। अगर आप कोर्ट में गए तो दूसरी पार्टी क्या ऑब्जेक्शन करेगी हर्ष? कि सर मेरी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, इनकी फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं सर, अगर आप कोर्ट जाएंगे,
मैंने इनिशियली क्या बोला था, आर्बिट्रेशन क्लोज है, तो कोर्ट में जाएंगे तो दूसरी पार्टी कहेगी कि सर इसको आर्बिट्रेशन को भेजो क्योंकि इसमें आर्बिट्रेशन क्लोज है। जब आप आर्बिट्रेशन में जाएंगे हर्ष, तो वहां ही आप ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते कि भाई आर्बिट्रेटर को इस मैटर को डिसाइड करने की पावर नहीं है, डिसाइड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड ना है। यह ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा सकता अदिति। इन्होंने कहना चाहा, समझाना चाहा अदिति, संदीप, कि अदर प्रोसीडिंग में आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग नहीं आएगी। मतलब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग जब होती है तो फर्म का रजिस्ट्रेशन होना जरूरी ना है, ये मैं बोलना चाहता हूं। केस लॉ का नाम मैंने लिखवाया ही है बेटा। कोई डाउट अदिति? खान जी? नो सर। उसके बाद सेक्शन 70 ये कहता है इस चैप्टर के अंदर जब आप कोई फर्म का रजिस्ट्रेशन करा रहे हो या कुछ भी काम करा रहे हो, तो अगर आपने कोई झूठी इंफॉर्मेशन दे दी, फॉल्स पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन ही पर्टिकुलर, तो यू आर लायबल फॉर पनिशमेंट 3 months और फाइन और बोथ। उसके बाद इसमें 6 बजे 7:30। तो इसमें लैंडमार्क जजमेंट है, लिखिए सर। लूनकरण सेतिया LOONKARAN सेतिया SETHIA वर्सेस इवान EVAN जोन 1977। तो रफ़े इस्लाम, अभी हमने सेक्शन 69 पढ़ा। सवाल ये है, क्या 69 का नेचर ऑप्शनल है या कंपलसरी, डिस्क्रिशनरी है या मैंडेटरी? बोलो, बोलिए इस्लाम जी। आदित्य? सर ये डिस्क्रिशनरी है, क्योंकि कहीं कहीं पे ये रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करता है, बट अगर आप रजिस्टर करवाते भी नहीं हो अपने फॉर्म को, आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलता है। बस यही होता है कि आप सूट फाइल नहीं कर सकते हो या फिर सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते हो। बट ऑल्सो आपने ये बताया है कि 3 केस में रजिस्ट्रेशन मैटर नहीं करता है, जो डिसोल्यूशन में और एक प्रॉपर्टी के केस में लेना देना एंड अकाउंट के केस में। ठीक है,
तो हम ये कहते हैं अदिति कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया 2 व्यक्तियों के साथ, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और आपने थर्ड पार्टी के साथ 1 करोड़ का कोई कॉन्ट्रैक्ट करा, आपने 1 करोड़ रुपए उसको दे दिए, उसने आपका काम नहीं किया, सामान नहीं भेजा, तो अब आप दावा डाल सकते हो, नहीं डाल सकते? आपका दावा चलेगा, नहीं चलेगा? सर रजिस्टर नहीं है आपको सजा तो कुछ नहीं मिलेगी, जी, आपने खुद बोल दिया आपको सजा कुछ नहीं मिलेगी, जी। पर क्या पैसे का दावा डाल के आपका केस चल सकता है अदिति? नहीं सर, तो इतना बड़ा रिस्क आप लेओगे? नहीं तो फिर ये डिस्क्रिशनरी हुआ आपके पार्ट पर। सर, मतलब पार्टनरशिप आपको रजिस्ट्रेशन आप करते हो तो ये तो रिकमेंडेबल है, तो नहीं कंपल्सरी है। तो सर इसका जो नेचर है ना, सेक्शन का जो इंटेंशन है, नेचर है, जो साइड इफेक्ट है, वो इसका ऐसा है जो इस सेक्शन को मैंडेटरी बनाता है। लिखा नहीं है इसमें कुछ भी, पर जो इसका इफेक्ट है ना, वो आपको इसके रजिस्ट्रेशन की मैंडेटरी की बात करता है। ये मैं बोलना चाहता हूं। ये कौन से केस लो में बोला? लून करण सेतिया वर्सेस जोन्स। ठीक है हर्ष, यहां तक? चलिए अगला है बेटा, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। अगला केस लो, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस जया लक्ष्मी राइस एंड ऑयल मिल कॉन्ट्रैक्टर कंपनी 1971। क्या आदित्य, अक्षिका, पार्टनरशिप के रजिस्ट्रेशन की जो ये कंप्लायंस हमने अभी बताई, क्या ये दावे से पहले होनी चाहिए, या ऐसा भी संभव है कि दावा डाल दो और बाद में आप रजिस्ट्रेशन करवा लो, तब आपका दावा चल सकता है? सर दावे से पहले की बात कर रहे हैं। तो सर इस केस में कहा गया अदिति, हर्ष, खान जी, प्रायर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। प्रायर रजिस्ट्रेशन इज नेसेसरी। ये आपको ऑप्शन नहीं देता कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, फिर आपको जरूरत पड़ गई दावे डालने की, फिर आपने दावा डाल दिया, फिर आपको पता लगा यार रजिस्ट्रेशन तो करवाया ही नहीं, अब आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा लो। नहीं, ऐसी बात नहीं करता ये। ठीक है हर्ष, यहां तक? परंतु हर्ष, क्या ये संभव है कि एक दावा डालने का पीरियड ऑफ लिमिटेशन 3 साल था और आपने फर्म का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और कोई कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया और आपको दावा डालना पड़ गया? आपने 2 साल पीरियड ऑफ लिमिटेशन खत्म होने के बाद दावा डाला, दावा डालने के बाद आपको पता लगा कि दावा तो चलने योग्य ही ना है, मेंटेनेबल ही ना है, ड्यू टू द नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म। तो आपने क्या किया?
6 महीने इस सारे काम में निकल गए, 2.5 साल हो गया मतलब टोटल। आपने क्या किया, विड्रॉल ऑफ सूट, ऑर्डर 23, फॉर्मल डिफेक्ट, आपने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट दावे को वापस लिया, फिर रजिस्ट्रेशन करवाया 2 महीने में, और लास्ट के 4 महीने में दोबारा केस फाइल कर दिया। ऐसा संभव है हर्ष? नो सर, क्योंकि आपने अभी जो केस लो बताया था प्रायर रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, और जो कॉन्ट्रैक्ट फेल हुआ है वो रजिस्ट्रेशन करने से, नॉन रजिस्ट्रेशन से पहले हुआ है वो फेल। नहीं, प्रायर रजिस्ट्रेशन तो हमने बोला कि दावा डालने से पहले उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ये मैंने वर्ड बोला यूज। प्रायर रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नेसेसरी इन केस व्हेन यू फाइल ए सूट। सर अगर कॉन्ट्रैक्ट फेल हो गया है और रजिस्ट्रेशन आपने बाद में कराया और लिमिटेशन पीरियड है तो फिर हो जाएगा सर। ठीक है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट वर्ड का यूज ही नहीं करा यहाँ पे। बेसिकली हमने तो ये कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका हो गया, वो ब्रीच भी हो लिया, अब उसके बाद उसको केस फाइल करने का 3 साल टाइम था आपके पास, तो बिना रजिस्ट्रेशन के आपने 2 साल में उसका केस डाल दिया। लेकिन फिर आपको पता लगा कि भाई मेरे से गलती हो गई, और इसके साथ साथ मैंने ये भी बोला कि आपने विद द परमिशन ऑफ कोर्ट आपने उसको विड्रॉ कर लिया, और बाद में उस फॉर्मेलिटी को पूरा करा के फिर आपने दावा डाल दिया। तो ये सिचुएशन हर्ष चल सकती है। आपका दूसरा दावा अगर 3 साल के बाद अगर आप फाइल करो तो उसमें दिक्कत आएगी ना सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। बोलिए सुंदरपाल जी। हेलो बोलिए मैम। सर, मुझे आपका नंबर चाहिए था। नंबर अभी बताते हैं, सुनिए मैम, पहले कहाँ से हो आप? मैं हापुड़ से हूँ सर। प्रैक्टिस प्रिपरेशन? डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद। मैं बोल रहा हूँ तैयारी करते हो या वकालत करते हो? सर मैं दोनों ही करती हूँ। एक पे जाओ पहले। एक चलिए। पे जाओ सर, प्लीज सर हाँ। नंबर दे दीजिए। नहीं, नंबर अभी डिस्प्ले हो रहा है बेटा। डिस्प्ले हो रहा है? अभी हर्ष लिख रहा है, अभी आप उसको देखिए। सर आप प्लीज दे दीजिए मुझे नंबर, मुझे जरूरत है आपके नंबर की, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। ये नंबर लिखा हुआ, चेक करो इसको। कहाँ लिखा हुआ? चैट बॉक्स में मैम। सर मेरे पास नंबर नहीं आया है। सर आप बोल दीजिए, सुनने से ही समझ। रुको, वेट करो अभी 1 मिनट वेट करो मैम। कैमरा ऑन करो पहले। जी सर, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। सर मैंने कर दिया है। हमने ना दिख रहा, हाँ जी सर। हमें कैमरा ना दिख रहा। सर वीडियो पे देखिए ना, आ रहा है सर मेरा। चलो सुनिए सर। तो अदिति, हमने ये कहा कि अगर पीरियड ऑफ लिमिटेशन में आपके पास पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ना, तो आप कोर्ट की परमिशन से दावा वापस लेके रजिस्ट्रेशन करवा के और दोबारा फाइल कर सकते हो। हाँ, पीरियड ऑफ लिमिटेशन ही खत्म हो गया और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था, तो फिर ये कानून आपकी कोई हेल्प नहीं करेगा। यहां तक ठीक है खान जी? जी सर। कैमरा ऑन करिए खान जी आप भी। बेटा आपको पता है डेली की क्लास है 3 से 4:30, तो कृपया करके डेकोरम में आइए, कैमरा ऑन करिए, ताकि आपसे ज्यादा सवाल जवाब किए जा सके और सबका फायदा हो सके। रुद्र जी टाइम का नहीं पता? रुद्र जी चलिए।
तो सर अभी 5 मिनट और रुकिए सुंदरपाल जी। तो ये एक चैप्टर हमने आपको कराया खान जी, चैप्टर नंबर 7, और इसमें मोटे तौर पे आपने बेटा 69, जिसमें रूल नंबर 1 वो दावे के लिए, खुद फर्म के खिलाफ दावा या पार्टनर के खिलाफ, अपने फर्म अपने पार्टनर। रूल नंबर 2 अपनी फर्म नहीं, थर्ड पार्टी। रूल नंबर 3 सेट ऑफ अदर प्रोसीडिंग। रूल नंबर 3 का ए नंबर एक्सेप्शन, इस रूल के एक्सेप्शन। उसके बाद केस लो, हमने बोला आर्बिट्रेशन के लिए केस लो बताया। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन ये हमने बताया किस केस लो। प्रायर रजिस्ट्रेशन जरूरी है, इसका केस लो बताया। ये हमने बातें करी इस कंसेप्ट के लिए। तो उसके बाद चैप्टर नंबर 8, टाइटल बोलिए संदीप। चैप्टर 8 सप्लीमेंटल। अक्षिका बोलो। सप्लीमेंटल चैप्टर 8 सेक्शन 72। Yes, sir. यस सर। Section 72. Mode of giving public notice. सुनो रुको। तो सर पार्टनरशिप में अदिति नोटिस का बड़ा महत्व है, पब्लिक नोटिस का बड़ा महत्व है। तो पब्लिक नोटिस देने की 2 अवस्थाएं इसमें बताई गई। पहली अवस्था, आपको नोटिस देना पड़ता है अदिति जब आप रिटायर होते हो। माइक म्यूट करें जिसका भी ऑन है। जब आप रिटायर होते हो हर्ष, तो पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। जब आपको निकाला जाता है तो नोटिस देना पड़ता है। जब फर्म डिसॉल्व होती है तो नोटिस देना पड़ता है। जब आप मेजर से माइनर होते हो सर तो माइनर आपको से मेजर। नोटिस देना पड़ता है। सर माइनर से मेजर होंगे तब नोटिस देना पड़ेगा या मेजर से माइनर का? तो आपने उल्टा बता दिया मुझे लगता है। मेजर से माइनर होंगे जब नोटिस देना पड़ेगा, ये बोला आपने ऐसे ही बोला इसलिए मैंने बोला सर। ये आप तो दूसरी आईडी से ज्वाइन कर रहे हो। हाँ जी मनीषा सर। जी, जी सर, मैं पहले दूसरी आईडी से मैंने ज्वाइन किया था और अब मैंने अपनी हाँ। दूसरी आईडी से ज्वाइन कर लिया है सर। चलिए 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 ठीक है। तो मेजर से माइनर बोला मैंने हर्ष। हाँ जी सर, पूछ लीजिए। वो गलत बोल दिया। माइनर से मेजर होंगे जी सर। तो हमें नोटिस देना पड़ेगा। तो ये मैंने सिचुएशन बताई है हर्ष, यहाँ पे 4। अगर आप रिटायर होंगे, अगर आपको निकाला जाएगा, अगर फर्म डिसॉल्व होगी या माइनर से मेजर होंगे, तो ये कुछ अवस्थाएं हैं जहां पे आपको नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो इसका तरीका मैं बताना चाहता हूं आपको। तो एक तरीका तो ये अभी मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अगर ये 4 अवस्था ना है हर्ष, जो अभी बताई ना अदिति मैंने, रिटायर वाली पोजीशन ना है, एक्सपेल वाली पोजीशन ना है, डिसोल्यूशन वाली पोजीशन ना है, माइनर से मेजर होने वाली पोजीशन ना है, इसके अलावा अगर आपको पब्लिक नोटिस देना पड़े
तो मैंने दो सिचुएशन बताई है खान जी। एक सिचुएशन में 4 अवस्था और दूसरी में इन 4 के अलावा। तो पब्लिक नोटिस का तरीका क्या होगा? तो सर उस केस में लिसन अदिति जी, जो 4 अवस्थाएं बताई, रिटायर होना, एक्सपेल होना, डिसोल्यूशन होना या माइनर से मेजर होना, उस केस में मनीषा जी आपको हाँ जी, तो उन 4 अवस्थाओं में जब आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा ना मनीषा जी, तो 3 प्रकार से नोटिस देना पड़ेगा। एक तो नोटिफिकेशन निकलवाओ हर्ष, एक अखबार में निकालो, और तीसरा जहां आपने फर्म रजिस्टर्ड करवाई थी ना, या जहां रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है वहां पे नोटिस देना पड़ेगा। 3 जगह नोटिस की बात करी। पहला रजिस्ट्रार ऑफ फर्म, दूसरा न्यूज़पेपर और तीसरा नोटिफिकेशन। ठीक है हर्ष यहां तक? अगर ये 4 पोजीशन ना है, रिटायर वाली, एक्सपेल वाली, डिसोल्यूशन वाली या माइनर से मेजर वाली, इनके अलावा अगर आपको नोटिस देना पड़े तो कैसा दोगे अदिति? जो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म है ना उसको छोड़ दो बस, बाकी 2 अखबार और नोटिफिकेशन, गजट नोटिफिकेशन, दैट्स इट। बोलो संदीप। कुछ नहीं सर, बस मेरा ये न्यूज़पेपर वाला पब्लिक नोटिस का ही क्वेश्चन था। वो जो अखबार में पब्लिक नोटिस छपता है ना, जैसे कोई डिस्प्यूट टाइज हो जाता है तो उस पार्टी को लाते हैं, जैसे कोई भूमि का विवाद छिड़ गया या फिर किसी प्लॉट का विवाद छिड़ गया, उसमें जो भी उसके देनदार हैं उसी से रिगार्डिंग था। ऑब्जेक्शन ना है ना? नहीं है सर। बस इतना बहुत है। यस ठीक है, चलिए। हाँ हर्ष, आज के लिए इतना ही बेटा।